जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त हैं। बड़े अच्छे बेहतर तरीके से आप सभी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। आशा है कि बहुत मेहनत आप सभी अपनी परीक्षा को लेकर कर रहे हैं। ये लो, मुझे समझ नहीं आया, अभी एक कमेंट था ना, अरे भैया अभी तो कुछ लिखा भी नहीं है यार, अभी क्या समझ में नहीं आया भाई? या बिल्कुल कमेंट टाइप लेके बैठे हुए रहते हो कि लो जैसे ही मास्टर आएगा तुरंत फेंक के मार दूंगा। चलो बताओ भाई, कैसी मेहनत आप सभी की चल रही है? एक क्वेश्चन कल की क्लास से मैं ज़रूर पूछूंगा ताकि आप सभी का रिवीजन जरूर चेक हो पाए। और आप मुझे बताइए कि पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? सरफेस टेंशन किस तरह की राशि है? अदिश राशि है या सदिश राशि है? स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? बताइए। सभी को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से अपनी मेहनत कर रहे हैं। हर सुबह आपके लिए एक अवसर लेकर आती है, 24 सिक्के आपकी झोली में डलते हैं रात को 12 बजे। रात के 12 बजे तक ये आप पर निर्भर करता है कि उन सिक्कों का यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। और बिल्कुल, जो जितना उन सिक्कों का बेहतर इस्तेमाल करता है उसके उतने आगे जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। तो पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है, पृष्ठ तनाव एक स्केलर क्वांटिटी है। राइट आंसर है, पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो, कल हमने जो कहानी देखी वो सरफेस टेंशन तक की देखी थी। इसके आगे अगला टॉपिक हमारा रहेगा जिसको हम बोलेंगे केशिकात्व। अगली हेडिंग आप डालेंगे केशी कात्व, यानी कि कैपी कैपिलैरिटी। और कैपिलैरिटी क्या होती है, इस बात को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है अपने आसपास घट रही घटनाओं को देखकर। एक सबसे फेमस घटना क्या होती है? आप एक तौलिया लें और उसे एक बाल्टी में उसके एक सिरे को डुबोएं। तौलिया के एक सिरे को आप बाल्टी में डुबोएं और बाल्टी पूरी पानी से भरी हुई है। तो क्या आप ये नहीं पाते कि जहां मान लो खुंटी टंग रही है, खुंटी पे ये तौलिया हमारी टंग रही है ऐसे, और हमने इसके केवल एक सिरे को पानी में डुबोया, तो क्या आपने कभी नहीं देखा कि पानी इसमें कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है? ऐसे 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 पानी इसमें कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। अगर आप मोमबत्ती को देखें, अब केवल मोमबत्ती दिवाली का साधन बन के रह गई है। बाकी आप तो उस जनरेशन से जरूर हैं कि जिसने लाइट की अनुपस्थिति में मोमबत्ती से खूब पढ़ाई की होगी। तो मोमबत्ती में क्या होता है कि यहां से जो बत्ती जा रही होती है उसमें मोम अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ता है। देखो, अचंभे की बात यहां यह है कि एक लिक्विड या मोम अपने आप ऊपर कैसे चढ़ रहा है। भाई अगर आप एक टैंक लें और उसमें एक पाइप ऐसे लगाएं तो क्या अपने आप पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा? ऐसा हो तो मजे आ जाएं लोगों के। क्यों मोटर लगानी पड़े हमें घरों पे दूसरी तीसरी मंजिल पे पानी चढ़ाने के लिए? क्यों हमें जमीन से खींचने के लिए अपना पूरा इंजन और ट्रॉली चलाने पड़े खेतों में? तो यहां पर अचंभे की बात है कि लिक्विड अपने आप ऊपर चढ़ रहा है। अगर आप दिए को देखें तो दिए में भी बिल्कुल सेम चीज होती है। जो आपका लैंप होता है, लाइट होती है, उसमें भी बत्ती के सहारे यहां से लेकर आगे तक घी या तेल अपने आप आगे चढ़ता रहता है। और अगर आप उस डिबिया की बात करें, ये तो बिल्कुल वो जानते होंगे जो बिल्कुल शुद्ध गांव से हैं, जो खांसी आदि की सिरप होती हैं, दवाइयों की सिरप या कुछ भी, हमने बोतल उसमें भर लिया कैरोसिन, मिट्टी का तेल, और यहाँ पर हमने लगा दी एक बत्ती, और उस बत्ती में कैरोसिन आदि अपने आप ही ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है ना? तो यहाँ प्रश्न ये है कि कोई भी लिक्विड अपने आप ऊपर क्यों चढ़ रहा है जबकि एक बड़ी पाइप में तो नहीं चढ़ता है? देखो, उसका कारण क्या होता है। उसका कारण ये होता है कि अगर आप सभी इन चीजों में देखें तो इन सभी चीजों में आपको नजर आएंगे धागे। और धागा एक बहुत बारीक नली की तरह काम करता है। भाई कितनी बारीक, कितनी पतली? जितना पतला अपना बाल है। हमारा बाल 6 mm मोटाई का होता है। चलो 6 mm छोड़िए, पेपर में नहीं आएगा, आप ये मानो बहुत पतला होता है। तो बाल एक, जितना पतला बाल है उतना पतला धागा एक ट्यूब की तरह काम करता है, नली की तरह काम करता है। देखो, जो बड़ी होती हैं उनको बोलते हैं पाइप, और उसी को अगर बहुत छोटा कर दें तो उसको बोलते हैं ट्यूब। ध्यान दिया है आपने?
आप कैसे कहते हो कि भैया मेरे ना कॉलगेट की ट्यूब ले आओ, तो कभी आप ये नहीं कहते हो कॉलगेट की पाइप ले आओ। ट्यूब का मतलब होता है जिसका डाया जो है, जिसकी मोटाई जो है वो पतली हो। तो कोई भी अगर आप ऐसी नली लेंगे तो प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है कि उसमें लिक्विड अपने आप ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, द्रव अपने आप ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी नली, अब सवाल क्या आएगा पेपर में, सवाल आएगा कि ऐसी नली का नाम क्या है जिसमें लिक्विड अपने आप ऊपर चढ़ता है, तो उसका नाम है केश नली। केश नली का मतलब हो जाएगा बाल के बराबर पतली नली। और इस घटना को क्या कहते हैं हम, केशिकात्व कहते हैं। और ये तमाम उदाहरण जो मैंने लिखवाए हैं ये पूछे जाएंगे। तो लिखिए आप एक बार जो चीजें हमने कही हैं। सबसे पहले कि केशिकात्व क्या होता है, उससे पहले हम केश नली को परिभाषित करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे केश नली, यानी कि कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब। तो केश नली क्या होती है कि केश के बराबर, केश तो समझते हैं ना बाल, केश के बराबर पतली नली, यानी कि अ ट्यूब ऑफ थिकनेस, अ ट्यूब ऑफ, अ ट्यूब सेम थिक एज हेयर, अ ट्यूब सेम थिक एज हेयर। बाल के बराबर पतली नली को हम केश नली कहते हैं। केशिका तो क्या होता है कि केश नली में, केश नली में द्रव के, अब सुनो, ऐसा नहीं होता कि हर केस में लिक्विड ऊपर ही चढ़ेगा। देखो अगर आप हल्के पतले लिक्विड लेंगे, हल्के पतले द्रव लेंगे, जैसे पानी ले लिया, तेल ले लिया, घी ले लिया, तो ये ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन अगर आप भारी लिक्विड लेंगे तो भैया वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। मतलब केश नली में अगर आप, जैसे मान लो आपने पारा लिया, मरकरी लिया, पारा किसी बर्तन में भरा, ये पारा है, पारा बहुत घना होता है, और इसमें आपने एक केश नली डुबोई ऐसे करके, तो भाई इसमें से जो पारे का लेवल है ना वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। नीचे का मतलब देखो पारे का लेवल यहां तक आ जाएगा, ऐसे पारे का लेवल इसमें यहां आ जाएगा, यानी कि ऊपर चढ़ने की बजाय पारा इसमें नीचे आ जाएगा। तो भारी लिक्विड नीचे गिरते हैं, तो ना केवल ऊपर चढ़ने की बात करते हैं हम, नीचे गिरने की बात भी कहेंगे। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने की घटना केशिकात्व कहलाती है। ठीक है, यानी कि राइजिंग और फॉलिंग ऑफ ए लिक्विड, राइजिंग और फॉलिंग ऑफ ए लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। ठीक है जी, एक बार सभी थम्स अप करें कि जी भैया मुझे इतनी बात समझ में आ गई है, और फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल लिखा दूंगा जो अभी अभी हमने पढ़े हैं। ये नोट हो जाए और समझ में आ जाए तो थम्स अप कर दो। देखना भाई एक बार इनका अन्नू का स्क्रीनशॉट मुझे देना। 5 तारीख के बाद की रिकॉर्डेड क्लास शो तो करना चाहिए एक बार ना, आप अपना एप्लीकेशन अपडेट कर लिया करिए। 10 बजे से क्लास किया करो भाई, 10 से 11 तो मुझे अपने ऑफिस जाना रहता है। मेरी सुबह ही 3 क्लास होती हैं, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। ठीक है, सभी को क्लियर है। अब लिखिए इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब तुमने इस घटना को पढ़ के दुनिया में क्या समझ लिया या क्या इस्तेमाल कर लिया। एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहला, पहला है तौलिया में जल, मोमबत्ती में मोम, मोमबत्ती में मोम, अब आप कुछ भी लिख लो, दिए में घी लिख लो, कुछ भी लिख लो, लालटेन में कैरोसिन लिख लो। मोम का ऊपर उठना, यानी कि राइजिंग ऑफ, राइजिंग ऑफ
वाटर इन टॉवल, वैक्स इन कैंडल। ये हो गया। तो जरूरी नहीं है कि केवल लिक्विड ऊपर ही उठेंगे, लिक्विड नीचे भी गिर सकते हैं। जैसे पारे का नीचे गिरना, अगर पारा पूछा जाएगा तो पारा नीचे गिरेगा, पारे का नीचे गिरना, यानी कि फॉलिंग ऑफ मरकरी। उसके अलावा देखो और कुछ एग्जाम्पल इसके हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, लालटेन वाला एग्जाम्पल भी इसी में कवर हो जाएगा आपका। एक सवाल आता है कि ब्लॉटिंग पेपर का स्याही सोखना। अब क्या तो ये ब्लॉटिंग पेपर होता है, देखो जैसे मान लो किसी सरकारी दस्तावेज पर या प्राइवेट दस्तावेज कोई भी उठा लो, कोई डॉक्यूमेंट उठा लो इंपॉर्टेंट, उस पर गिर गई इंक और उसकी वजह से वो पेपर पूरा खराब हो सकता है। तो उस इंक को कैसे सोखा जाएगा? अगर आप उसको ऐसे घुचड़ पुचड़ करोगे तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो एक पेपर आता है ब्लॉटिंग पेपर, उसको अगर आप इंक पे लगाओगे तो वो इंक को शक कर लेता है, सोख लेता है। अब देखो कैसा होता है ब्लॉटिंग पेपर और कैसे वो इंक को सोख लेता है। सोकिंग ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर। सोकिंग ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर। हाँ हाँ तो देखो ये जो कुछ इस तरह का पेपर आपको नजर आएगा ना, एक ब्लॉटिंग पेपर मतलब जैसा टिश्यू पेपर होता है ना, एक खास तरह का पेपर होता है। और ये तो कोई डायग्राम ऐसा आ ही नहीं रहा, मैं केवल चलो ब्लॉटिंग पेपर दिखाई देता हूँ आपको फिर। हाँ ये जो सारा का सारा पेपर है एक तरह से ब्लॉटिंग पेपर है, ये नहीं, एक गालों पे लगाने वाला नहीं। इंक सोखने वाला ब्लॉटिंग पेपर अलग होता है, ये तो इन्होंने ब्यूटी वाला ब्लॉटिंग पेपर दिखा दिया। ठीक है, एक ऐसा ही आपका इस तरह का होता है वो ब्लॉटिंग पेपर। ये ये इंक सोखने वाला ब्लॉटिंग पेपर होता है। इसमें क्या होती है कि बारीक बारीक ना कागज जो है वो केशनली की तरह काम करता है। अब नॉर्मल कागज ऐसा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि नॉर्मल कागज की थिकनेस बहुत हो जाती है, ये बहुत हल्का और बहुत बारीक सा होता है। ठीक है, अच्छा तो आप लिखेंगे कि ब्लॉटिंग पेपर का, इंग्लिश में भी इसे हिंदी में भी ब्लॉटिंग पेपर ही लिखते हैं, ब्लॉटिंग पेपर का स्याही सोखना। ठीक है, स्याही सोखने की इंग्लिश हो जाएगी शकिंग ऑफ इंक। अब देखो एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल, इसको गांव वाले हमारे भाई और बहनें बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो किसान है वो सिंचाई करने के कुछ दिन बाद खेतों को जुतवा देते हैं। क्यों? सिंचाई की हमने, जब थोड़ा बहुत 2-4 दिनों में ट्रैक्टर चलने लायक हो जाए। क्यों जुतवा देते हैं? देखो हमने सिंचाई इसलिए की है ताकि खेत में नमी बनी रहे। ये हमारा खेत है और मान लो ये यहाँ पर मिट्टी की लेयर्स हैं, मिट्टी की परतें हैं, और पानी मान लो यहाँ तक चला गया, यहाँ तक बढ़िया पानी जा रहा है, ये पूरी मिट्टी पूरी गीली हो गई नीचे। लेकिन अगर आप इसको खुला छोड़ोगे तो धूप की वजह से यहाँ पर देखो है केश नली, ये बारीक बारीक है, यहाँ पर मिट्टी भी एक केश नली की तरह काम करती है। अच्छा केश नली ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कोई नली दिखेगी भाई, हल्की फुल्की सी कोई नली किसी भी चीज़ की बन जाओ, चाहे कागज की बन जाओ, चाहे वो मिट्टी की बन जाओ, बस वो पतली होनी चाहिए, बाल से भी, यानी कि 6 mm से पतली होनी चाहिए। तो अपने आप ही उसमें पानी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा, लिक्विड अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ जो पानी है, नमी है, ये मान लो मिट्टी की बारीक बारीक नलियाँ बन गई ऐसे ऐसे, यहाँ बन गई, यहाँ बन गई, हर जगह नलियाँ मिल जाएंगी। अगर आप उस मिट्टी को ध्यान से देखोगे ना तो बारीक बारीक उसमें आपको खोखले खोखले से मिट्टी दिखाई देगी। जो खोखली खोखली सी मिट्टी होती है ना, यही केश नली है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसका गुण होगा, इसमें अपने आप ही ये नमी वाला जो पानी है, जो लिक्विड है, ये अपने आप ही ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो किसान क्या करता है कि यहाँ से खेत को जुतवा देगा, जुतवाने से क्या होता है वो इनको तोड़ देते हैं। किसान सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा इंजीनियर है ना, यहाँ से तोड़वा दिया तो यहाँ तक की जो नमी है वो लॉक हो गई, एक तरह से सुरक्षित रहेगी, चाहे ऊपर की सूख जाए भाई, बीज तो फिर भी आप अंदर ही डालोगे ना, उसमें यहाँ बीज डालोगे और बीज को नमी जो चाहिए वो अंदर चाहिए। तो आया समझ में कि किस प्रकार से नमी को बचाने के लिए किसान खेत जुतवा देता है
ताकि केश नली की मदद से पानी ऊपर ना जाए। तो आप लिखोगे कि सिंचाई के बाद, ये सवाल आता है, सिंचाई के बाद खेत जुतवाना, प्लोइंग ऑफ फील्ड, प्लोइंग ऑफ फील्ड आफ्टर वाटरिंग। सिंचाई की कोई बेहतर शब्द आपको पास हो तो लिख लेना, बाकी वाटरिंग भी काम कर जाएगा, है ना। तो एक बार फटाफट से चारों एग्जाम्पल के बारे में बताइए कि थम्स अप करिए, हाँ जी मुझे याद हो जाएंगे और मुझे समझ में भी आ गए हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे चले। सर्वर नहीं काम कर रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ तो सब कुछ वैसे ठीक है, बाकी आप अपने इंटरनेट को थोड़ा बहुत स्पीड कम ज़्यादा का देख लीजिए, कहीं कम तो नहीं है। 5 तारीख का मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, अपनी टीम को भिजवा दिया है, आपका समाधान हो जाएगा। चलो क्लियर। तो ये हो गई आपकी केशिकात्व यानी कि कैपिलरी की घटना। इससे क्या पूछे जाएंगे, इसके अनुप्रयोग पूछे जाएंगे। अच्छा, अब एक बहुत अच्छा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली की प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। देखो भाई, बर्नौली की प्रमेय क्या कहती है, बर्नौली साहब की प्रमेय क्या कह रही है। हम्म, देखो ये पूरी प्रैक्टिकल थ्योरम है, अगर आपने इसको समझ लिया तो इसके एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएंगे, अगर आपने इसको समझा नहीं तो फिर इसके एग्जाम्पल रटने पड़ेंगे। क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं, पेपर में सिर्फ कितना पूछा जाएगा, तेज आंधी आने पर घरों की टिन का ऊपर उड़ जाना। अब टिन क्या होती है, शहर के बच्चे शायद ना जाने, गांव के बच्चे तो अच्छे से समझते होंगे। छप्पर जानते हैं आप, जैसे छप्पर डलता है वैसे ही एक चीज और डलती है जिसको हम कहते हैं टिन। तो आंधी आने पर टिन या छप्पर का ऊपर उड़ जाना। उसके अलावा अगर आप मान लो अपनी बाइक पे जा रहे हैं बढ़िया सड़क पे, एक बराबर में से आपकी ट्रक निकल जाए तो आपको एक झोंका सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे ट्रक आपको अपनी ओर खींच रहा है। या जैसे मान लो ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन जब निकलती है प्लेटफॉर्म से तो पटरी पर पड़ा हुआ तमाम कूड़ा करकट उसी के पीछे पीछे चल देता, हम भी आएंगे हम भी आएंगे। तो ये सारे के सारे बर्नौली प्रमेय के उदाहरण हैं। पेपर में तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि बर्नौली प्रमेय के क्या उदाहरण हैं, ठीक है, सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा, बर्नौली प्रमेय के उदाहरण। लेकिन अगर आप इन उदाहरणों को समझना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। कोशिश कर लेते हैं समझने की, समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो उससे भी बढ़िया, याद रखने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बाकी कुछ तो साथी कहेंगे कि यार हमें तो समझाओ, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो समझो, हालांकि इससे पेपर में नहीं आएगा, पेपर में सिर्फ उदाहरण पूछे जाएंगे। देखो मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए ये ग्राउंड है, जमीन है, ठीक, इस पर एक पाइप में पानी बह रहा है, ये पाइप है और इसमें जो है पानी बह रहा है ऐसे करके नीचे से ऊपर की तरफ। मैंने पाइप का एक हिस्सा बनाया है, ये पाइप बहुत पीछे तक है, बहुत आगे तक है, मैंने केवल इसका एक हिस्सा बनाया है। समरसीबल से मान लो आपकी एक पाइप जुड़ी हुई है यार, आपने उसको इतनी ऊंचाई पर उठा रखा है, ये आपकी पाइप जुड़ी है और इसमें पानी जो है इधर बह रहा है। तो बर्नौली साहब ने यह बताया कि बहते हुए पानी के पास 3 ऊर्जाएं होती हैं, कौन कौन सी। देखो चूंकि पानी इसमें बह रहा है तो पहली ऊर्जा इसमें गतिज ऊर्जा है, गति के कारण गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा, इस पाइप की जमीन से कुछ ऊंचाई भी है, इस सिरे की ऊंचाई हम देखते हैं, बाहर वाले सिरे की, तो ऊंचाई के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। और चूंकि किसी ना किसी मोटर वगैरह से तो ये चल ही रहा होगा, तो मोटर इसको आगे धकेल रही होगी, यानी कि प्रेशर भी है इसके पास, पानी के पास दाब ऊर्जा भी है। तो किसी बहते हुए द्रव के पास बर्नौली साहब कहते हैं कि 3 ऊर्जाएं होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। इन शॉर्ट हम कह देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के ई से दिखा देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को पी ई से दिखा देते हैं और प्रेशर एनर्जी को हम पी आर से दिखा देते हैं, ठीक है, पी आर बस। अब मान के चलो इनकी कुछ वैल्यू मान लो आप, भाई
आपसे मैं कह रहा हूं कुछ मान लेना है ना, इस चीज में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। जब मैं 10 लिख दूं, 5 लिख दूं, तो आपका सवाल होगा 10 कहां से आया, 5 कहां से आया। मैं कहता हूं मान लो, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। आप मुझसे जो संख्या कहोगे मैं वो यहां लिख दूंगा। अब मैं आपसे पूछूं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कोई 7 कहेगा, 8 कहेगा। चलो एक बात लिख देते हैं कि भाई इसकी वैल्यू है 8। ये कहां से आई है? मैंने मानी है। क्या लिखी है? मैंने मानी है। इसके लिए सवाल मत करना। स्थितिज ऊर्जा मान लो कुछ होगी, कुछ भी होगी। कहां से आ रही है? कुछ नहीं, कुछ भी मान लो। मान लो 7 होगी। दाब ऊर्जा कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है। अब आप मुझे इसके हिसाब से टोटल एनर्जी बता दो कितनी हो गई। तो आप कहोगे कि कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। टोटल एनर्जी जो है वो तीनों का क्या होती है? जोड़ होती है, योग होती है। और अगर तीनों की टोटल एनर्जी आप निकालोगे, कुल ऊर्जा अगर आप निकालोगे, तो ये हो जाएगी 7 5 12 और 8 20। टोटल एनर्जी 20 हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब मान के चलो मैंने क्या किया कि इस पाइप को मैंने थोड़ा सा झुका दिया। तो अगर आप बहुत गहराई में जाके बिल्कुल वैज्ञानिक बन के ना सोचें, तो ये सबको समझ आएगा कि अगर मान लो एक पाइप ऐसी है और अगर आपने उसको झुका दिया, मान लो एक प्लास्टिक की पाइप है, उसमें ऐसे पानी बह रहा है अभी, और आपने उसको झुका दिया, तो क्या क्या बदलाव होंगे, ये आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा जब आप बिल्कुल मोटे दिमाग से सोचेंगे। अगर इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ, पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है कि इसकी ऊंचाई घट गई। आती है समझ में? अगर आपने पाइप को झुका दिया तो इसकी जो ऊंचाई है वो घट गई होगी। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कोई इशू नहीं है, इससे पेपर में कुछ नहीं आएगा, 2 मिनट बस सुनते रहो। जिनको समझ में आ रहा है वो सुन लो, अगली चीज पेपर में आएगी। तो पहले तो इसकी ऊंचाई घट गई। भैया जी ऊंचाई घट गई तो मुझे बताओ स्थितिज ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे यार भैया स्थितिज ऊर्जा जो है ना वो घट जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो है ही हाइट का खेल। तो 7 से घट के मान लो मैं कहता हूं 4 हो गई। तुम कहोगे 4 कहां से आया? तुम कुछ भी मान लो, बस 7 से कम होना चाहिए। ठीक है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि पानी की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? पानी यहां पर ऐसे बह रहा था, अगर तुमने पाइप को नीचे कर दिया तो पानी की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? तुम्हारा उत्तर होना चाहिए भैया जी पानी की स्पीड बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी, स्पीड बढ़ने का मतलब, चाल बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और भैया बढ़ेगी कितनी? सुनो, जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी आई है ना, एग्जैक्टली उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा में 3 की कमी आई है, 7 से 4 हुई, 3 की कमी आई है, तो यहाँ गतिज ऊर्जा 3 बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 11। भैया प्रेशर एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर एनर्जी जितनी थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि हमने दाब के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया। तो टोटल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? 5 और 4 9 और 11 20, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बर्नौली साहब ने ये कहा, बहुत ध्यान से सुनना, क्या कहा बर्नौली साहब ने? वो कहते हैं कि बहते हुए द्रव की कुल ऊर्जा कभी भी नहीं बदलती। उनके कहने में बहुत सारी बातें छिपी हुई थी। लोगों ने कहा यार भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा तो बदल रही है। उन्होंने कहा अरे आंखों के अंधे नाम नयन सुख। भैया मैं वही तो कह रहा हूं कि तुम अगर पाइप को ऊपर नीचे करोगे, कुछ भी करोगे, तो एक ऊर्जा अगर घटेगी तो उस चीज को बराबर करने के लिए दूसरी को बढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। और तीसरी ऊर्जा वैसी की वैसी ही रहेगी, ताकि ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट रहे, ताकि पूरी ऊर्जा संरक्षित रहे। बर्नौली साहब की प्रमेय का स्टेटमेंट है कि अगर, मतलब पहला स्टेटमेंट कि कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है बहते हुए द्रव की। दूसरी चीज आप ये कह सकते हो भैया एक ऊर्जा बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, तीसरी एज इट इज रहेगी। अगर एक ऊर्जा बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी और तीसरी एज इट इज रहेगी। कितने सारे लोगों को समझ में आ गया? फटाफट से बताइए। एक बार थम्स अप करिए कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। एक बार सभी फटाफट से थम्स अप करिए कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, और इसको नोट कर लीजिए। पेपर में इससे कुछ नहीं आएगा, लेकिन स्टेटमेंट जो मैंने बोला, अब जिनको समझ में आ गया वेरी गुड, जिनको भैया नहीं समझ में आ गया वो इस बात को रट लेना कि बर्नौली साहब का स्टेटमेंट है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। पेपर में ये आएगा, ऊर्जा संरक्षित रहती है। 30 सेकंड में फटाफट से इसको नोट कर लो, आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। बाकी पेपर में ये कहानी नहीं पूछेगा। जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं उसको समझाने के लिए था ये, उसकी सपोर्ट में था ये। तो ये कहा बर्नौली साहब ने कि द्रव की
कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। द्रव की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। सवाल आ जाएगा कि बताओ बर्नौली साहब की प्रमेय किसके संरक्षण पर कार्य करती है? ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, ऊष्मा संरक्षण पर, ताप संरक्षण पर। तो आप कहोगे भैया ऊर्जा संरक्षण पर काम करती है ये, कि टोटल एनर्जी कैसी रहती है इसकी, कांस्टेंट रहती है। अब सुनो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एक्स, तो इसके एक्स हैं, सबसे पहला आंधी में टिन का उड़ना। भाई छप्पर भी नहीं कहता, वो टिन ही कहता है, इसलिए आप टिन ही लिखो, बाकी आप समझ गए होंगे टिन क्या होती है। आंधी में टिन का उड़ना, ये सवाल पूछेगा। बताओ आंधी में टिन का उड़ना किसके प्रमेय पर आधारित है? बर्नौली साहब की। या ये किससे जुड़ा हुआ है? बर्नौली साहब से। कैसे भी पूछ सकता है सवाल, तो बस आपको याद होना चाहिए। यानी कि फ्लाइंग ऑफ टिन इन स्टॉर्म। दूसरा सवाल पूछेगा कि जब एक ट्रेन पटरी से गुजर जाती है तो पटरी पे पड़ा हुआ कूड़ा करकट उसके पीछे दौड़ने लगता है। ये भी इसी प्रमेय पर आधारित है। ट्रेन गुजरने के बाद पटरी पर पड़ा कूड़ा करकट ट्रेन के पीछे उड़ने लगता है। ट्रेन के पीछे उड़ने लगता है। फ्लाइंग ऑफ गार्बेज, फ्लाइंग ऑफ गार्बेज बिहाइंड द ट्रेन। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं। ऑन पासिंग, गुजर जाने के बाद पड़ा हुआ कूड़ा करकट पीछे पीछे उड़ने लगता है। ठीक है, देखो रोहित यादव का मुझे स्क्रीनशॉट दे दो। असल में क्या है ना कि क्लासेस तो सभी हैं, रोहित सही कह रहे हैं, बस दिक्कत क्या है कि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है, ऑर्डर में ऊपर नीचे हो जाती हैं, उसको एक बार देख लिया करो। हालांकि मैं उसको सही करा दूंगा, बट उतने समय में आपका नुकसान ना हो, एक बार क्लास को आप देख लिया करो। हाँ भाई, क्लियर है इतना? हाँ, पहले हम इस बात को समझेंगे, पहले ये चीज याद करेंगे। अब जिनको ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों से कोई सवाल नहीं आएगा, जैसे सवाल केवल ये आएगा बट ऐसा क्यों होता है, उसके लिए मैंने पीछे की चीज समझाई। सवाल केवल ये आएगा बट ऐसा क्यों होता है, उसके लिए अभी हम समझेंगे। तो जिनको समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, जिनको ना समझ में आए और भी बढ़िया, क्योंकि उनको तो कम से कम याद रखना है। चलो अब इनको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। समझो, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ऐसा इसलिए होता है कि आप एक बात को याद रखना हमेशा, जैसे तीन ऊर्जाएं हैं, तीन एनर्जी हैं। मान के चलिए ये हवा आ रही है, ठीक है, एयर आ रही है बहती हुई। तो तीन एनर्जी हैं एयर के पास, एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है और एक प्रेशर एनर्जी है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा। अगर हवा की स्पीड बढ़ती है, मान लो हवा अभी ऐसे चल रही है, लेकिन हवा की स्पीड बढ़ती है। स्पीड क्यों बढ़ती है? हवा की तापांतर के कारण। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एयर की स्पीड बढ़ती है। अगर किसी भी क्षण हवा की स्पीड बढ़ी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो आप याद रखना कि देखो पोटेंशियल एनर्जी तो वैसी की वैसी रहेगी। भाई मान लो जमीन ये है, हवा इतनी ऊपर उड़ रही है, अगर ये तेज चलना शुरू कर दे तो इसकी ऊंचाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तीनों ऊर्जाओं में से एक बढ़ेगी तो भाई साहब दूसरी को घटना पड़ेगा। अगर हवा की स्पीड अचानक से तेज होती है तो जिस जगह पर तेज हुई है वहां पर दाब कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा।
ये चीज याद कर लोगे। दिमाग में सेट करो कि तेज बहती हुई हवा का दाब हमेशा कम होगा, मतलब जहां से हवा तेज निकलेगी उस जगह के दाब को कम कर देगी, उस जगह के प्रेशर को कम कर देगी। आप ऐसे याद रखिए। अब देखो मैंने एक प्रैक्टिकल भी किया है इसके लिए, आपको देख के मजा आ जाएगा। ये पहले चेक कर लेता हूं ये वीडियो चल रही है कि नहीं। देखो मैंने प्रैक्टिकल क्या किया, ये आप देख रहे होंगे बेड शीट पे नीचे पड़ा हुआ है थर्मोकोल। मैंने कागज का एक पाइप बनाया, ये पाइप है, और मेरे हाथ में एक ड्रायर है। ड्रायर आप समझते हैं, बालों को सुखाने वाला। मैं इस्तेमाल नहीं करता, हमारे हरीश भैया करते हैं, तो इनसे ड्रायर लिया गया। अब देखिए मैंने इसमें एक हाइट, मतलब एक डिफरेंस बना दिया मैंने। अब यहां की हवा को मैं बढ़ा दूंगा, जैसे ही मैं ड्रायर चलाऊंगा तो ड्रायर चलने से क्या होगा कि यहाँ की जो हवा है, मतलब यहाँ की जो हवा है वो बहुत तेजी से आगे बहेगी। अब हवा के तेज बहने से यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, हवा के तेज बहने से यहां पर दाब कम हो जाएगा, मतलब इस पाइप के ऊपर, जैसे ये पाइप है इसके ऊपर दाब कम हो जाएगा, तो यहां जो दाब है वो सामान्य दाब है। अब कहीं अगर कम हो गया दाब तो अपने आप ही सामान्य दाब को हम कहेंगे कि यहाँ दाब ज़्यादा है। भाई पहले प्रेशर हर जगह सेम था, एक जगह तुमने कम कर दिया तो दूसरी जगह अपने आप ही कहोगे ज़्यादा है। और आप बताइए कि मैंने क्या बताया था, जो चीज़ें हैं वो कैसे बहती हैं। जैसे मान लो थर्मोकोल है, वो कहाँ भगेगा, वो भगेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ज़्यादा दाब से कम दाब की तरफ भगेगा। जहाँ पर दाब कम होता है ना, मतलब मान लो वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है उस दाब को भरने के लिए, तो ये जो कम दाब है ये थर्मोकोल को अपनी तरफ खींचेगा। तो बर्नौली की प्रमेय तो है, बर्नौली साहब की प्रमेय कह रही है कि अगर एक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो दूसरी अपने आप ही घट जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर एनर्जी घट जाएगी। अब जरा देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं, थर्मोकोल यहाँ से निकल के यहाँ आता है या नहीं, केवल इस ड्रायर को चलाने से। तो देखो मैं ड्रायर को ऑन करूँगा और ऑन करते ही ये थर्मोकोल यहाँ से निकल के यहाँ आ जाना चाहिए, तो बर्नौली की प्रमेय वेरीफाई है। तो मैं मिटा लेता हूँ। और क्या आपको नज़र आ रहा है? आप घर पे भी करके देख सकते हैं, बहुत ईजी है। इस पाइप से निकलता हुआ थर्मोकोल, ठीक है, दोबारा दिखाऊं एक बार। ये देखिए, ये मेरी खुद की बनाई हुई वीडियो है, आप सिंपल अपने घर पे बना सकते हैं। थर्मोकोल नीचे रखना, कागज लेना और ऊपर उसके हेयर ड्रायर चला देना। आप देखेंगे कि थर्मोकोल जो है नीचे से ऊपर जाता रहेगा। वॉइस बिल्कुल ओके है यहाँ से, है ना जी। तो ये बर्नौली प्रमेय का वेरिफिकेशन है। अब आंधी में टिन का उड़ना, अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्यों होता है ऐसा। ये घर है, घर के ऊपर पड़ी हुई ये टिन है, और भैया जी जैसे ही हवा ऊपर से जाएगी तेजी से बहती हुई, अगर आंधी आई, आंधी का मतलब क्या होता है, हवा तेजी से जाएगी तो वो यहाँ के प्रेशर को कम कर देगी। अगर हवा की गति बढ़ेगी तो वो प्रेशर को कम कर देगी, और प्रेशर जो है यहाँ नॉर्मल प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, तो नॉर्मल प्रेशर से चीज़ें कहाँ जाती हैं, लो प्रेशर की तरफ। तो ये जो यहाँ की हवा है ना, ये हाई प्रेशर की तरफ भगे, मतलब लो प्रेशर की तरफ भगेगी, कम दाब की तरफ भगेगी, और इसके चक्कर में ये टिन को भी ले जाएगी। भाई ये इतनी ताकतवर होती है कि टिन चाहे तुम कितनी भी मजबूत जोड़ लेना, अगर हवा एक बार इस तरह से हुई तो फिर वो उसको भी उखाड़ उखूड़ के ले जाएगी। सेम ट्रेन के साथ होता है। भाई ये पटरी है, मान लो ये आपकी ट्रेन है, और ट्रेन अगर एकदम से जाएगी तो भाई ट्रेन तो स्पीड में ही जाती है। मान लो ये ट्रेन यहाँ से स्पीड में गुजरी, तो इसने क्या कर दिया, जहाँ से ये गुजरी है यहाँ हवा की स्पीड बहुत तेज रही, हवा की स्पीड तेज होने से यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, दाब कम हो गया। दाब कम होने से जो आसपास का सामान्य दाब है वो भी ज़्यादा रहेगा, तो आसपास पड़ी हुई जो हवा है वो एकदम से इस कम दाब की तरफ भगेगी, ऐसे ऐसे करके भगेगी, और हवा के साथ कूड़ा करकट सारा का सारा अपने पास ही आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा बर्नौली की प्रमेय से क्यों होता है। आज तक आपने रटा होगा बट आज आपने फील कर लिया। ठीक है, ड्रायर कहाँ से लाएं, मैं एक बार उनसे कह देता हूँ, योगी जी से, वो आपके लिए ड्रायर का इंतजाम करवा देंगे। ठीक है, बड़े अच्छे आदमी हैं। आप नोट हो जाए तो थम्स अप कर देना। हेलो, बाबा जी प्रणाम। हाँ हाँ बाबा जी बोल रहा हूँ। बाबा जी वो मैं कह रहा था कि बच्चों को, ये हमारे दो तीन साथी हैं, इनको एक्सपेरिमेंट करना है तो एक इनको ड्रायर भिजवा देते। आप क्यों भिजवाएंगे? अरे आप तो सरकार चला रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, पर
और कौन भिजवाएगा? हाँ हाँ, सरकार चला रहे हैं और भी काम होते हैं, ये फालतू काम थोड़ी होते हैं। नहीं नहीं, ये फालतू नहीं है, उनको काम है इससे। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं ना, वोट तो पता नहीं मुझे तुम्हें दिया है कि नहीं दिया, लेकिन उससे मतलब थोड़ी, अब तो आप सरकार चला रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, कुछ भी समस्या हो तो आप कराओ। अच्छा, इन चीज़ों के लिए नहीं होता, विकास के लिए होता है। मतलब विकास को ड्रायर मिलेगा बस। अच्छा अच्छा, मतलब प्रोग्रेस के लिए, अच्छा विकास, वो ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्ते। अबे यार, तुम मुझे और सुनवा देते हो अपनी उल्टी पुल्टी बातों के चक्कर में भाई। फिर भी देख लेते हैं, किसी और से जुगाड़ करके आप मुझे बता दो अपना एड्रेस, मैं ड्रायर लेके पहुंच जाऊंगा, है ना। चलो भाई, तो ये हो गई आपकी बर्नौली की प्रमेय। अब बर्नौली प्रमेय के अलावा हमें इस चैप्टर में एक कंसेप्ट और पढ़ना है। आपने बढ़िया थम्सअप कर दिया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। कैपिलरी पढ़ लिया, बर्नौली की प्रमेय पढ़ लिया। एक और हम बढ़िया सी चीज पढ़ेंगे और हेडिंग डालेंगे आप, जल का असामान्य प्रसार। जल का असामान्य प्रसार, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, मजा आएगा आपको समझने में। एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जल का असामान्य प्रसार। देखो, आप मुझे बताओ, अगर हम किसी भी चीज को गर्म करेंगे, अगर हम किसी भी, तो यार एक पूछने की बात है, वो मुझसे कह रहा है सर हेयर ड्रायर कहाँ से लाएंगे। अरे भाई, क्या जरूरत है लाने की, मैंने करके तो दिखा दिया आपको। मांग लो यार किसी का, हेयर ड्रायर बड़े आराम से मिल जाएगा। अब तुम सवाल ऐसे पूछोगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा उनके, बताओ। अच्छा समझिए, देखो मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी, सामान्यतः क्या होता है, जनरली क्या होता है, सामान्यतः का मतलब जनरली, मैं किसी भी वस्तु को गर्म करता हूं, ठीक, सामान्यतः गर्म करने पर, ऑन हीटिंग। आप कोई भी एग्जांपल उठाओ, जैसे मान लो अपने दिमाग में शहद को रख लो, तो अगर आप शहद को गर्म करेंगे तो मुझे बताओ उसके आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। अब वॉल्यूम पे फर्क को आप ऐसे देखो कि गर्म करने पर अगर वस्तुएं फैलती हैं, मतलब आयतन का मतलब है वो कितनी ज्यादा जगह घेर रहा है। अगर मान लो ये ग्लास में, ये ग्लास है मान लो, अब ये इतनी जगह घेर रहा है, अगर किसी भी तरह से ये फैल जाए तो ये ज्यादा जगह घेरेगा, तो मैं कहूंगा इसका आयतन बढ़ गया, इसमें समा सकने वाला पानी ज्यादा हो जाएगा। तो शहद को अगर गर्म करोगे तो बताओ आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा, आयतन उसका घटेगा या बढ़ेगा? बहुत अच्छे, घटेगा, है ना। तो आयतन उसका, अरे बढ़ेगा, एक आधा साथी ने घटना भी कह दिया। शहद को गर्म करोगे तो फैलेगा ना, वो फैलने पर चीजें, आयतन बढ़ता है, ये मान लो, चलो आयतन छोड़ो, फैलना तो समझ में आता होगा। भाई गर्म करोगे तो फैलेगा, वो फैलेगा या सिकुड़ेगा? फैलने पे आयतन बढ़ेगा, सिकुड़ने पे आयतन घटेगा। तो आयतन क्या होगा इसका, बढ़ेगा। सामान्यतः चीजों के साथ ऐसा होता है कि अगर आप उन्हें गर्म करते हैं तो उनका आयतन बढ़ता है। अच्छा, घनत्व पे क्या फर्क पड़ेगा? अब घनत्व का मतलब है घनापन, घनत्व का मतलब है घनापन। भाई अगर किसी चीज को तुम फैलाओगे तो उसका घनापन घटेगा, क्योंकि दबाने से मेरे हिसाब से घनापन बढ़ेगा, बट फैलने से तो घनापन घटेगा, डेंसिटी घटेगी। तो किसी भी चीज को अगर आप साधारणतया गर्म करोगे तो उसका आयतन बढ़ेगा और घनत्व क्या होगा, घटेगा, यानी कि डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है। लेकिन अगर आप पानी को, दुनिया की एकमात्र चीज, पानी को, मतलब ऐसा और कोई नहीं करता, केवल पानी, अगर आप पानी यानी कि वाटर को 0 से लेकर और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हो, पानी को 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्या होता है, उल्टा बिहेवियर पानी दिखाता है। पानी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने पर सिकुड़ता है, फैलने की बजाय सिकुड़ता है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्यों होता है भाई, फिर उसके लिए पूरी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, गहराई का सवाल है, उसको भूल जाओ, आप सिर्फ इतना याद रखो कि हाँ ऐसा होता है।
तो भैया पानी जो है ना 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आप यहां लिख लो कि सिकुड़ता है। गर्म होने पर फैलने की बजाय सिकुड़ता है, और सिकुड़ने से इसका आयतन क्या होता है, घटता हुआ चला जाता है। आयतन इसका कम होने लगता है और घनत्व जो है वो बढ़ने लगता है। एक सेकेंड, डेंसिटी जो है वो बढ़ने लगती है। डेंसिटी का मतलब अ, उसका घनापन। तो पानी जब सिकुड़ेगा तो डेफिनेटली उसका घनापन क्या होगा, बढ़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए होता है और 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए होता है। अब थोड़ा सा याद करो, ध्यान देना है। देखो 0 से 4 पूछे, आप मतलब दुनिया की चीजों का बस उल्टा सोचो, और अगर 4 से 0 सोचे तो मतलब इसका आप ठंडा कर रहे हो। तो ठंडा करने पर सारी चीजें सिकुड़ती हैं लेकिन पानी फैलेगा। पानी उल्टा बिहेवियर प्रदर्शित करता है। क्यों करता है भाई, फिर उसके लिए बहुत गहरी केमिस्ट्री है। जो चीज़ें आसानी से समझाई जा सकती थी मैं उनके लिए पूरी कोशिश करता हूँ, चाहे वीडियो से चाहे व्यवहारिक उदाहरणों से। बट जो चीज़ आपको समझ में ही नहीं आएंगी, और दूसरा उसका एग्जाम से भी कोई लेना देना नहीं है, फिर उस चीज़ के चक्कर में मत पड़ो। ऐसा क्यों होता है उस चीज़ के बारे में मत आप सोचिए, सिर्फ इस चीज़ को डायरेक्टली आप याद करेंगे। बस आपको याद करना है कि गर्म करने पर चीज़ें फैलती हैं लेकिन पानी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बस 0 के पीछे और 4 के बाद में पानी सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करेगा, केवल 0 से 4 तक। अगर 0 से 4, भाई 0 से 4 का मतलब आप गर्म ही तो कर रहे हो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाने का मतलब आप उसको गर्म कर रहे हो। तो गर्म करने पर चीज़ों को फैलना चाहिए था, बट ये क्या करती है, सिकुड़ता है। और 4 से 0 पे आओगे तो ठंडा कर रहे हो। ठंडा करने पर बाकी चीज़ें सिकुड़ती हैं लेकिन पानी फैलता है। बस फैलने से ही आयतन और घनत्व का आपको पता लग जाएगा, वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों का आपको बढ़िया से पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है इतना। इसीलिए एक फैक्ट पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। देखो कैसे होता है, मान के चलिए पानी को आप लेकर आए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो क्या हुआ होगा, 0 से 4 तक पानी, दुनिया की चीज़ें फैलती हैं लेकिन पानी सिकुड़ता है। अब सिकुड़ते सिकुड़ते 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिकुड़ने से घनत्व बढ़ेगा, तो घनत्व जो है यहाँ तक खूब बढ़ गया। डेंसिटी जो है यहाँ तक बढ़ गई, मतलब मैक्सिमम हो गई, अधिकतम हो गई। अब 4 के बाद तो ये भी सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। 4 के बाद मान लो तुम इसे 10 तक गर्म करोगे, तो गर्म करने पर ये फैलेगा और घनत्व घटना शुरू हो जाएगा। तो घनत्व जो है इधर भी घटना शुरू हो जाएगा। मान लो कुछ घनत्व इसका जो यहाँ हुआ उससे घटना शुरू हो जाएगा। और अगर आप 4 से पीछे देखोगे तब तो घनत्व कम होगा ही होगा, क्योंकि 4 से पीछे जमने पर पानी क्या होता है, फैलता है, और फैलने से घनत्व कम होता है। तो 4 के इधर भी घनत्व कम होगा, 4 के इधर भी घनत्व कम होगा। इसलिए हम कहते हैं कि 4 पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगर ये समझ में आया तो और भी बढ़िया, नहीं समझ में आया तो और बढ़िया है। बस आपको फैक्ट याद करना है। ये सवाल पेपर में पूछा जाएगा डायरेक्टली कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बस पेपर में क्यों कभी नहीं पूछेगा आपसे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फटाफट से नोट करिए, एक बार थम्स अप करिए। ठीक है भाई, देखो अगर आप चीज़ों को डायरेक्टली याद कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, जिनके लिए मैं कहता हूं कि समझने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इसमें ये कंपैरिजन मत करो कि यार मुझे समझ क्यों नहीं आया, क्योंकि पेपर में केवल फैक्ट पूछे जाएंगे, और जब आप इनको करके आ जाओगे तो नौकरी आपकी भी लगेगी, नौकरी उसकी भी लगेगी जिसको ये समझ में आ गया है। या तो ऐसा होता कि हमें इनके दम पे ही जीवन बनाना है, मान लो विज्ञान में ही जीवन बनाना है, ऐसा तो नहीं है। आपको तो सिर्फ इन प्रश्नों को हल करके नौकरी लेनी है, ओवरऑल ज़िंदगी आपकी नौकरी पे प्रदर्शित होगी। तो कभी ये इस बात का आपको, पीछे नहीं रहोगे इस चीज़ से, इस बात का आपको कोई नुकसान नहीं होगा कि समझ में क्यों नहीं आया। और देखो ऐसा मत सोचा करो कि यार मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि समझ में नहीं आया तो और भी अच्छा। असल में मैं तो ये चाहता हूँ कि 100% को समझ में आए, इसलिए मैं चाहे वीडियो लगाऊँ, चाहे व्यवहारिक उदाहरण दूँ, कुछ भी करूँ,
कोशिश करता हूँ। लेकिन कई बार जिन साथियों को समझ नहीं आता है, कहीं उनके मन में ये ना जाए कि यार समझ में आए बगैर कोई नुकसान है, तो ऐसा नहीं है। आपको टारगेट है ओवरऑल कि भाई जो लाइन लिखाई गई है उसको याद करो, पेपर में आएगी, करके आगे बढ़ जाओ। समझ में आने से या ना आने से बहुत बड़ा कोई फ़र्क आपके स्तर पे नहीं पड़ेगा। ठीक है जी? चलिए, तो अब हम लोग कल मिलेंगे। कल क्लासेस होंगी। 1-2 साथियों का कमेंट था कि 15 अगस्त पे छुट्टी तो नहीं रहेगी, कोई छुट्टी नहीं है, कल आपकी क्लास रहेगी। कल दिन क्या है? ठीक है, हाँ, तो कल आपकी क्लासेस होंगी, सही है? तो कल मिल रहे होंगे और एक नए चैप्टर के साथ कल हम मिलेंगे। ये अच्छा, अभी इसमें गैस का प्रेशर रह गया है, तो गैस प्रेशर को ख़त्म करेंगे, वो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलिए मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।